Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 11 of Business Mathematics MTH 367. Today we will continue with chapter number 8, which is Mathematics of Finance. Mathematics of Finance का चैप्टर हमने पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ा और आज इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर होगा. So let's review what we have studied in the last lecture. So we studied the compound amount formula and its examples. Then we studied the topic of computing present value. उसके बाद हमने further applications of compound amount formula की. उसके बाद हमने effective interest rate study की और आखिर में we introduced annuities and their future values by a mathematical formula. हमने एन्युइटीज़ और उनकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया और उसकी एक एग्जांपल की. सो व्हाट आर टुडेज टॉपिक? सो टुडे वी विल रिकॉल व्हाट आर एन्युइटीज़ एंड देयर फ्यूचर वैल्यू बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला रिवीजन, और उसके बाद हम हाउ टू कंप्यूट द साइज ऑफ एन्युइटी ये कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम एन्युइटीज़ और देयर प्रेजेंट वैल्यू, एन्युइटीज़ एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक स्टडी करेंगे. सो लेट्स रिकॉल व्हाट इज एन्युइटी एंड इट्स देयर फ्यूचर वैल्यूज. सो एन्युइटी इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल मंथली कार पेमेंट, रेगुलर डिपॉजिट्स टू सेविंग अकाउंट्स और इंश्योरेंस पेमेंट्स. तो एन्युइटी बेसिकली एक सीरीज ऑफ पीरियोडिक जो किसी खास मुद्दत के बाद एक पेमेंट होती है उसको एन्युइटी कहते हैं. वो मुद्दत किसी कार की पेमेंट हो सकती है, उसके अलावा इंश्योरेंस की पेमेंट भी हो सकती है, एटसेट्रा. सो वी अज्यूम दैट एन्युइटी इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट. ऑल पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ए कंपाउंडिंग पीरियड. So let Sn equal the sum to which the deposits will have grown at the time of nth deposit. Then if we recall what is Sn, then Sn is given by R into S sub n. Sn is given by R into S sub n angle I. And if you remember what was this factor S sub n angle I, then it was the factor 1 plus I to the power n minus 1 whole divided by I, where n is the number of annuity payments and I is the interest per period and R is the amount of each deposit, amount of each annuity. तो Sn जो है ये कैलकुलेट करता है कि अगर हम n टाइम्स कोई एन्युइटी जमा कराते हैं तो उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आफ्टर n पेमेंट्स विद इंटरेस्ट I% पर पीरियड, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी. सो दिस स्पेशल सिंबल वी रिकॉल S sub n angle I is frequently used to abbreviate the series compound amount factor. और इस S sub n angle I को हम कहते हैं कि series compound amount factor. So now let's start today's topic. So determining the size of annuity. जो पेमेंट हम करते हैं उसका अगर फॉर एग्जांपल अदर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उस पेमेंट को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है. सो इफ यू रिकॉल देन Sn इज R times S sub n angle I
So this gives us a formula which has 4 unknowns. एक होगा हमारा वेरिएबल i, एक होगा वेरिएबल n, एक है हमारा वेरिएबल r और एक है sn. तो चूँकि किसी भी फार्मूले में अगर 4 में से 3 वैल्यूज़ नोन हो तो चौथे को फाइंड किया जा सकता है. So it has 4 variables. So like compound amount formula, if any 3 of them are known, we can find the 4th one. For example, if the rate of interest is known, what amount should be deposited each period in order to reach some other specific amount? तो अगर हमें 3 अमाउंट्स पता हो तो हम जो चौथा वेरिएबल है उसको फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें अगर इंटरेस्ट रेट पता हो तो हमारे पास ये सवाल भी आ सकता है कि हम कितने पैसे हर महीने या हर पीरियड में डिपॉजिट करें कि हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे पहुंच जाएं. स्पेसिफिक अमाउंट क्या है, हमारा यहाँ पे SN है और R जो है वो हमारा अननोन है जिसको हमने फाइंड करना होगा. So we can solve the formula of SN, which is R time S sub n angle I for R. So this means that R is equal to SN divided by S sub n angle I, and this can be written as SN times 1 over S sub n angle I. So where the expression 1 over S sub n angle I is the reciprocal of the series compound amount factor. So this factor is often called sinking fund factor. उसकी रीज़न ये है because the series of deposits used to accumulate some future sum of money is often called a sinking fund. तो अगर कोई कंपनी या कोई इदारा एक ख़ास अमाउंट के पैसे जमा करता है एक ख़ास मुद्दत के बाद, तो उस फंड को यूजुअली कहा जाता है कि सिंकिंग फ़ंड. सिंकिंग फंड इसलिए इसको कहा जाता है कि यूजुअली उस मौके पे काम आते हैं जब कंपनी को लॉस हो रहा हो, ये कंपनी सिंक कर रही हो. दैट्स वाई द टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंकिंग फंड इज़ यूज्ड. सो ये जो फैक्टर है जो कि सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर का रेसिप्रोकल है, इसको कहते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर. सो द वैल्यूज़ फॉर द सिंकिंग फंड फैक्टर जो कि 1 ओवर S sub n angle I है, can be found in table 4 on pages T15 to T17 in the book. So let's have an example. So a corporation wants to establish a sinking fund beginning at the end of this year. Annual deposits will be made at the end of this year and for the following 9 years. If deposits earn interest at the rate of 8% per year compounded annually, how much money must be deposited each year in order to have $12 million at the time of the 10th deposit? How much interest will be earned? तो एक कंपनी है जो कि सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश करना चाहती है इस साल के एंड पे. तो वो जो है टोटल 10 साल तक, यानी इस पहले साल के आखिर में जो कि अभी साल चल रहा है और उसके बाद आने वाले 9 सालों तक एक ख़ास अमाउंट डिपॉजिट करना चाहती है. तो अगर उनको इंटरेस्ट 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से मिला जाए तो वो हर साल कितने पैसे डिपॉजिट करें कि 10वें डिपॉजिट पे उनके पास $12 मिलियन जमा हो जाएं उनके फ़ंड के अंदर. तो हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि जो उस कंपनी ने हर साल के एंड पे डिपॉजिट करनी है कि 8% कंपाउंडेड एनुअली पे उनको के इंटरेस्ट पे उनको 10 साल के बाद $12 मिलियन मिल जाएं, और इस सारे प्रोसेस में उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमने फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. So here we are given S10, which is $12 million, which of course means 1 करोड़ 20 लाख. $1 करोड़ 20 लाख. So I is 0.08 and n is 10 क्योंकि 10 डिपॉजिट्स करनी है उन्होंने. So we know that R is equal to Sn into 1 over S7 angle I. तो
this is equal to S10 into 1 divided by S sub 10 angle 0.08. So this is 12 million, जो कि 1 करोड़ 20 लाख के बराबर है, into the factor which can be calculated from the table for this is equal to 0.06903. तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म आएगी वो होगा $8,28,360. Thus 10 deposits of $8,28,360 will be made during this period. So the total deposits will be equal to the 10 times each deposit, जो कि हमारे पास है 82,83,600, 82,83,600. तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें वो पैसे फाइंड करने की, एक तो ये मनी है जो कि कंपनी खुद जमा करवाएगी, तो इंटरेस्ट जो होगा वो जो 12 मिलियन है उससे ये जो $82,83,600 की रकम है इसको माइनस करके हासिल होगा. सो द इंटरेस्ट अर्न्ड इज 12 मिलियन माइनस 82,83,600, which gives this amount, which is $37,16,400. So over the 10 years period जो टोटल मुनाफा होगा वो होगा $37,16,400. अगर कंपनी जो है 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली पे हर साल जो $82,83,600 का डिपॉजिट जमा कराएगी तो उनको जो मुनाफा मिलेगा वो होगा $37,16,400. So let's next example. So this is just basically the variation of the previous example. So assume in the last example that the corporation is going to make quarterly deposits and that the interest is earned at the rate of 8% per year compounded quarterly. तो चेंज यह है कि अब जो कंपनी है वो क्वार्टरली डिपॉजिट पे करेगी, यानी हर 3 महीने के बाद डिपॉजिट पे करेगी और उसका जो मुनाफा होगा वो 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा. सो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड ईच क्वार्टर. तो अब हमने फाइंड करना है कि हर 3 महीने में कितने पैसे जमा करवाने होंगे. And how much less will the company have to deposit over 10-year period as compared with annual deposits and annual compounding. तो हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि 10 साल के अरसे में कंपनी को कितने कम पैसे पे करने पड़ेंगे एंड डिपॉजिट के तौर पे, जो कि उसने 1 साल जो एनुअल कंपाउंडिंग थी उसमें पे किए थे. तो हमने देखा कि एनुअल कंपाउंडेड में कंपनी ने $82,83,600 पर ईयर पे किए थे. तो हमने देखा था कि कंपनी ने 10 सालों में $82,83,600 पे किए और हर डिपॉजिट जो था वो $8,28,360 का था. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो नाउ हियर इन दिस केस हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स होंगे वो होंगे n 10 years, लेकिन हर साल में क्योंकि 4 डिपॉजिट हो रहे हैं तो n would be 40. 4 डिपॉजिट्स ईच ईयर, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट करेगी कंपनी. और हर क्वार्टर के लिए जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो होगा 0.08 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 पे डिवाइड हो जाएगा इंटरेस्ट, दैट वुड बी 0.02. और हमारे पास SN जो कि S40 है उसकी वैल्यू होगी 12 मिलियन. सो आवर R वुड बी इक्वल टू S40 इंटू 1 डिवाइडेड बाई S sub 40 एंगल 0.02. So we can calculate this and find that this is 12 million into
0.01656, and this gives us RTB $1,98,720। तो हर क्वार्टर के बाद कंपनी को $1,98,720 की एक पेमेंट करनी होगी। पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि हर साल के बाद कंपनी को $8,28,360 की पेमेंट करनी थी। तो हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये जो कंपनी पेमेंट कर रही है क्वार्टरली पे, वो उसकी जो 4 गुना वैल्यू है वो जो सालाना पेमेंट कर रही है उससे कम है। सो सिंस देयर विल बी 40 डिपॉजिट्स ऑफ $1,98,720, टोटल डिपॉजिट्स ओवर द 10-year पीरियड विल इक्वल टू $79,48,800। तो कंपनी जो टोटल डिपॉजिट करेगी ओवर द 10 years क्वार्टरली पेमेंट के तौर पे वो होगा $79,48,800। So if you compare with annual deposit and annual compounding in the last example, total deposit required to accumulate the $12 million will be lessened by तो एनुअल कंपाउंडिंग में कंपनी ने $85,83,600 पे किए थे ओवर 10 years, और जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है उसमें कंपनी ने पे किए हैं $79,48,800। So this gives us the amount of $3,34,800। तो जो टोटल डिपॉजिट होगा वो $3,34,800 कम हो जाएगा, जो कि कंपनी को पे करना होगा ओवर द 10 years, अगर वो बजाय एनुअल कंपाउंडिंग के क्वार्टरली कंपाउंडिंग लेते हैं। Annuities and their present value. There are applications which relate an annuity to its present value equivalent. For example, we may be interested in knowing the size of a deposit which will generate a series of payments for college, retirement years, or so on. Or given that a loan has been made, we may be interested in knowing the series of payments, annuity, necessary to repay the loan with interest. तो इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन ये है कि किसी भी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू इक्विवेलेंस फाइंड करना है, यानी कि कोई भी अगर एन्युटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो ये है हमारा ये टॉपिक जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। So the present value of an annuity is an amount of money today which is equivalent to a series of equal payments in the future. An assumption is that the final withdrawal would deplete the investment completely. तो किसी annuity की present value से हमारी मुराद वो amount of money है जो कि फ्यूचर में इसी सीरीज ऑफ पेमेंट के बराबर होगा। तो उसके अंदर हमारी assumption ये होती है कि जब हम फाइनल विड्रॉल करेंगे तो तमाम पैसे अकाउंट से ख़त्म हो जाएंगे। I think the example will explain these concepts very clearly. So a person recently won a state lottery. The term of the lottery are that the winner will receive annual payments of $20,000 at the end of this year and each of the following 3 years. If the winner could invest money today at the rate of 8% per year compounded annually, what is the present value of the 4 payments? तो एक बंदे की एक लॉटरी निकली है और उस लॉटरी की कंडीशन ये है कि अगले 3 साल तक हर साल के एंड पे जो विनर है उसको $20,000 मिलेंगे।
तो इफ़ द विनर कुड इन्वेस्ट मनी टुडे, लेकिन अगर विनर जो है अपनी तमाम पैसे को अभी इन्वेस्ट कर सके 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली पे, तो वो जो उसको 4 पेमेंट्स होंगी उसकी आजकल जो वैल्यू है वो क्या है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर व्हेन वी आर फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इस एग्जांपल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक बंदे को 4 डिपॉजिट्स मिलेंगे हर साल के एंड पे $20,000 के, और तो इस तरह ये टोटल रकम जो है इस वक्त जो उसकी वैल्यू है वो होगी $80,000। लेकिन हम इस $80,000 की जो करंट वैल्यू है वो क्या है वो हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर हमारे पास ये जो रकम है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये बेसिकली ऐसे ही सवाल है कि जैसे हम वो रकम फाइंड करना चाहते हैं जो कि अगर हमारे पास इस वक्त मौजूद हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू वो फाइंड करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर अगर 8% कंपाउंडिंग एनुअली हमें इंटरेस्ट मिले तो वो $80,000 के बराबर हो जाए। सो दिस इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड दैट फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। 4 साल जो पेमेंट मिलेगी उस पर्सन को 4 साल के अरसे में, उसकी जो आजकल वैल्यू है वो क्या है। So if A defines the present value of the annuity, we might determine the value of A by computing the present value of each payment of $20,000. So if you recall, S was P times 1 plus I to the power n. Since we are taking A to be the present value, this used to be the present value. ये कंपाउंड अमाउंट फार्मूला था जो कि इसमें हम कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करते थे। पी जो होता था हमारा प्रिंसिपल होता था, जो कि इस केस में अब प्रेजेंट है। सिंस वी आर रीडिफाइनिंग द वेरिएबल, सो वी कैन आल्सो राइट एस इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस आई टू द पावर एन। सो दिस गिव्स अस ए इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। तो अगर पहली पेमेंट को मद्देनज़र रखा जाए $20,000 की, तो अगर हम उसको अभी चूँकि उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट होगा वो 3 साल तक मिलेगा, अगर हम $20,000 का भी इन्वेस्ट एक जो होगी उस पर 3 साल तक हम उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 साल आएगा इंटरेस्ट, दूसरी के लिए 2 साल आएगा, और जो तीसरी जो पेमेंट होगी उसके लिए 1 साल आएगा। सो हियर वी हैव S to be 20,000 and we have I is equal to 0.08 and n depends on the present value। अगर पहली present value है तो उसके लिए हमारे पास n is equal to 1 है, यानी जिस पे ऊपर हम 20,000 divided by 1 plus 0.08, तो ये बराबर होगा $18,518.6। और for n is equal to 2, similarly we will have 20,000 divided by 1 plus 0.08 square. This will be 17,146 times 8. And for n is equal to 3, similarly p होगा हमारे पास 15,876.6, और for n is equal to 4, p will be 14,700 तो अगर हम इन चारों वैल्यूज को सम करें तो rather than p we are denoting this by a, so make all these p's to be a. So now if we add, so calculating the present value, value r, which is sum of all the previous a's, we get $66,242.6। $20,000 अगर किसी पर्सन को हर साल के एंड पे मिलते हैं लॉटरी के तौर पे, तो और अगर वो उसको अभी 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअल पे इन्वेस्ट कर सकता है, तो
उन 80,000 जो डॉलर है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 66,242.6 डॉलर. So now we find the general formula. So as with the future value of an annuity, we can find the general formula for the present value of an annuity. So in case of large number of payments, the method of example is not practical. So if R is the amount of an annuity and I is the interest rate, per compounding period, and n is the number of an annuity payments, and A is the present value of annuity, so we can think of Sn being the Sn as being equivalent future value of an annuity. And if we know that the value of Sn, the present value, A of the annuity should simply be present value of Sn. So if we recall the formula, the present value of Sn is can be calculated. So we know that Sn, so we know Sn is equal to R into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I, and what we also know that A is equal to Sn divided by 1 plus I to the power n. This is from the last example. So we can write this as A divided by as A times 1 plus I to the power n R into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. So this gives us A is equal to R times 1 plus I to the power n minus 1 divided by I into 1 plus I to the power n. So we write this as R into A sub n angle I. So the present value of an annuity can be found by this formula. If the amount of each annuity is R and n is the number of periods and I is the percentage per period, then the present value of the annuity is given by this formula. So the equation A is equal to R into A sub n angle I is used to compute the present value A of an annuity consisting of n equal payments each made at the end of n periods, and the expression, which is 1 plus I to the power n minus 1 whole divided by I times 1 plus I to the power n, is called the series present worth factor. तो ये जो एक्सप्रेशन है A सब n एंगल I, इसको कहा जाता है कि सीरीज present worth factor. So now let's recalculate the value of A from that given formula. So now we redo the last example. So now we redo the last example. So in the last example we had R to be $20,000 and I was 0.08 and n to be 4. So we can calculate A to be 20,000
into A sub 4 angle 0.08. So this can be calculated using table 5 at the page which starts at page T18. यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसको हम टेबल 5 पेज T18 पे कैलकुलेट कर सकते हैं. Can be calculated. So we can find that here the value of A is equal to $20,000 into 3.31213, and this gives us A to be the 66,242.6. So now this A is consistent with our last example which we have seen here, where we calculated A to be the sum of the all A we calculated in this previous example. A1, A2, let's say A3 and A4. So this is the general formula to calculate the present value of an annuity. So let's do an example. So parents of a teenager girl want to deposit a sum of money which will earn interest at the rate of 9% per year, compounded semi-annually. The deposit will be used to generate a series of 8 semi-annual payments of $2,500 beginning 6 months after the deposit. These payments will be used to help finance their daughter's college education. What amount must be deposited to achieve their goal? How much interest will be earned? एक लड़की के पेरेंट्स हैं जो कि 9% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे कुछ पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, और ओवर द 4 इयर्स तो डिपॉजिट करने के बाद वो हर 6 महीने बाद $2,500 जो हैं वो उनके अकाउंट में जमा करवाएंगे, और दिस पेमेंट्स विल बी यूज्ड टू हेल्प फाइनेंस, और उस पेमेंट की मदद से वो अपनी जो डॉटर है उसकी कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. So here we are given R, which is $2,500, and I is given to be the 9%, so I is 0.09, and since it is semi-annual, so we will divide this by 2, यानी हर साल 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, और टोटल जो है n जो है वो 8 है. So R is given by R into A sub n angle I. So this implies that A is equal to R, which is 2,500. So this is equal to 2,500 into 6.59589 by using table number 5. So this gives us A is equal to $16,489.73. Since $16,489.73 will generate 8 payments, totaling $20,000. So interest and would be
20,000 minus 16,489.73, which gives us $3,510.27. So determining the size of an annuity. So for example, given a loan of $10,000 which is received today, what quarterly payment must be made to repay the loan in 5 years if interest is charged at the rate of 10% per year, compounded quarterly? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को $10,000 का लोन आज मिला है तो वो हर सेमाई पेमेंट यानी क्वार्टरली पेमेंट में उसको रीपे करना चाहता है 5 सालों के अंदर। तो वो मालूम करना चाहता है कि वो अगर उसका इंटरेस्ट 10% पर ईयर हो, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, तो वो हर पेमेंट कितनी की करे कि उसका जो तमाम लोन है वो पे हो जाए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। फॉर द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग अ लोन बाय इंस्टॉलमेंट्स इज़ कॉल्ड एज एमोर्टाइजिंग अ लोन। तो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है लोन को इंस्टॉलमेंट में पे करने की, उसको कहते हैं एमोर्टाइजिंग अ लोन। For the loan example, the quarterly payments can be calculated by solving for R. So what we get is that A is equal to R into A sub n angle I. So this gives that R is equal to A divided by A sub n angle I. And this can be equivalently written as R into 1 divided by A sub n angle I. So the expression 1 divided by A sub n angle I is called the capital recovery factor. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर। और इस फैक्टर को टेबल 6 जो कि पेज 22 पे स्टार्ट होता है से कैलकुलेट किया जा सकता है। So let's do an example. Determine the quarterly payments necessary to repay the previously mentioned $10,000 loan. How much interest will be paid on the loan? So now basically we solve the example which we stated here. कि अगर हमें $10,000 का लोन मिल जाए तो उसको हम क्वार्टरली पेमेंट्स के अंदर 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली पे हर कितनी पेमेंट पे करके हम इस लोन को रीपे कर सकते हैं। हर पेमेंट कितनी की होगी यानी आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। So here we have A given by $10,000 and I is 0.1 divided by 4, क्योंकि हर साल में 4 पेमेंट्स करनी है तो ये बराबर होगा 0.025 के। और n is 20 because we will be repaying in the 5 years, this is equal to 5 times 4। तो 5 जो है वो ईयर्स के लिए है और 4 in each year। So that's why we are making total 20 payments. So now we know that R is given by A times 1 divided by A sub n angle I. So this implies that R is equal to $10,000 into 1 divided by A sub $20 angle 0.025. So this is equal to 10,000 into 0.06415 by using table number 6. So we get R is equal to $641.50। तो R की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है
$641.5. So there will be 20 payments each of $641.5, totaling to $12,830. Thus, interest paid would be 12,830 minus 10,000 is equal to $2,830. तो इसका मतलब है कि $10,000 का कर्ज़ा जो कि अगर आपने 10% पर ईयर का कंपाउंडेड क्वार्टरली पे लिया है और आपने उसको 5 साल के अंदर रीपे करना है, तो आपको हर 3 महीने के बाद $641.5 की एक पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे 5 साल में आपका जो वो $10,000 का कर्ज़ा है वो अदा हो जाएगा। और इस प्रोसेस में चूंकि आपको इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ेगा, तो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा $2,830। तो इस केस में हमने देखा कि ये जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है इसको कहते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन होता है 1 डिवाइडेड बाई सब एंगल आई, इसको कहते हैं कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो हमने देखा कि डिफरेंट फार्मूलेस के अंदर डिफरेंट टाइप का फैक्टर इन्वॉल्व होता है और उस फैक्टर की कलीदी हैसियत होती है मुख्तलिफ टाइप की कैलकुलेशन करने में बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। सो लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। So we recalled the definition of annuity at the start, and after that we recalled the formula for the future value of annuity. उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि how to determine the size of an annuity. उसके बाद हमने पढ़ा कि what is the formula for the present value of an annuity. और आखिर में how to determine the size of an annuity. So this was the summary of today's lecture. So in the next lecture we will be starting the linear programming, which is the chapter number 10 in the book. उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने एन्युटीज़, उनकी प्रेजेंट वैल्यू और उनकी फ्यूचर वैल्यू के बारे में हमने जो डिस्कशन की है उसको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।